सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 11 फिजिक्स का थर्ड चैप्टर, इसका नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और वेलोसिटी एंड स्पीड वाला सारा कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, 3.5 एसेलरेशन। अब एसेलरेशन पढ़ने से पहले जो पिछली वीडियो मैंने एक चीज़ बताई थी, वहाँ पर एक मिस्टेक थी जो कि मैंने करेक्ट कर लिया था। जब वीडियो एडिट कर रहा था उस समय देखा कि हाँ यहाँ पर मिस्टेक है, तो उसी समय मैंने एडिटिंग कर दी थी, उसमें करेक्शन कर दिया था। लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको उसे क्लैरिफाई कर देता हूँ कि ये यूनिफॉर्म का कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है। तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है जो बदलता नहीं, या आप कह सकते हो सेम। इसीलिए स्कूल में क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, यानी एक जैसे सब कपड़े पहन के आते हैं। तो यूनिफॉर्म का मतलब सेम होता है। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है कि वेलोसिटी क्या है, सेम है, या हम कह सकते हैं कांस्टेंट है। हर टाइम पे हर केस में हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी की वैल्यू नहीं बदल रही है। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म क्या है, वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी हमारी सेम है। अब अगर आपसे कह रहा हो कि यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी, तो यूनिफॉर्म किसकी बात कर रहा है, सिर्फ वेलोसिटी की नहीं बात कर रहा, बल्कि यूनिफॉर्म क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी का जो चेंज है वो यूनिफॉर्म है, वो सेम है। तो क्या यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी सेम होगी? नहीं होगी, क्योंकि वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा, वेलोसिटी की चेंज की बात कर रहा। तो चेंज सेम होगा, चेंज इक्वल होगा। तो अगर हम टाइम इंटरवल को इक्वल कर दें, यानी अगर हम मान लेते हैं इफ़ T2 माइनस T1 यानी डेल्टा T इक्वल है T3 माइनस T2 के, तो अगर टाइम ड्यूरेशन हमने इक्वल ले ली है, तब हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा V2 है माइनस V1 ये बराबर होगा V3 माइनस V2 के। तो यहाँ देख रहे हो चेंज हमारा इक्वल है। तो यहाँ बेसिकली क्या बात की जा रही है कि अगर डेल्टा T हमारा सेम है, तो हर केस में जो डेल्टा V होगा उसी टाइम इंटरवल के अंदर जो डेल्टा T हमको दिया हुआ है वो सेम होगा। ठीक है। इसी तरह अगर हम यूनिफॉर्म एसेलरेशन की बात करें, तो अब यूनिफॉर्म क्या है, एसेलरेशन, यानी एसेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट होगी, सेम होगी। तो ए की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। हर बार ए की वैल्यू इक्वल रहेगी, किसी भी हम टाइम इंटरवल में या किसी एग्जैक्ट टाइम पे हम ऑब्जर्व करें तो हमें वैल्यू इक्वल मिलेगी, यानी एसेलरेशन की वैल्यू ना बढ़ रही है ना घट रही है। इसी तरह से अगर यूनिफॉर्म चेंज इन एसेलरेशन की बात करें, तो अब यूनिफॉर्म क्या है, चेंज इन एसेलरेशन, यानी एसेलरेशन का जो चेंज है वो यूनिफॉर्म है, वो सेम है। तो यहाँ भी अगर हम मान लेते हैं कि जो टाइम इंटरवल है वो हर बार हम इक्वल ले रहे हैं, टाइम इंटरवल हमारा सेम है, ऐसे कह सकते हो T2 माइनस T1 इक्वल है T3 माइनस T2 के। और भी टाइम ले सकते हो, T4 माइनस T3, T5 माइनस T4। ठीक है, ये तो जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, दो टाइम इंटरवल लेके। तो हम कह सकते हैं जो हमारा A2 माइनस A1 होगा वो बराबर होगा A3 माइनस A2 के। तो यहाँ पर चेंज इक्वल है। तो चेंज के लिए तो दो वैल्यू चाहिए ना, कि पहले क्या था बाद में क्या हुआ। तो बाद में से यानी फाइनल माइनस इनिशियल कर दोगे तो आपको चेंज की वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा ए की वैल्यू आ जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट आप नोट कर लेना, क्योंकि क्वेश्चंस में आता है, इस तरह पूछा जाता है तो डाउट हो जाता है कि यार यूनिफॉर्म तब भी कह रहा था तो वेलोसिटी कांस्टेंट ले रहे थे, अब यूनिफॉर्म कह रहा था तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो वहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेगा तो वेलोसिटी हम इक्वल लेंगे। अगर यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी कहेगा तो हम वेलोसिटी के चेंज के बारे में बात करेंगे, यानी डेल्टा वी की बात करेंगे कि डेल्टा वी हमारा सेम है। अब यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी को दूसरी तरह से भी क्या बोला जा सकता है, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी, तो इंक्रीज हो रही मतलब चेंज हो रहा है, या फिर यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग वेलोसिटी, या हो सकता है यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी। ठीक है, तो जहाँ चेंज की बात कर ले, इंक्रीज और डिक्रीज भी चेंज ही है, तो समझ लेना यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लग रहा है। इसी तरह एक्सेलरेशन का भी आप समझ सकते हो। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन जनरल चेंजेस ड्यूरिंग इट्स कोर्स ऑफ मोशन, यानी जनरल वे में हम बात करें तो जब मोशन होता है तो वेलोसिटी चेंज होती रहती है। हाउ टू डिस्क्राइब दिस चेंज, अब इस चेंज को कैसे डिस्क्राइब करेंगे। याद करो हमने पोजीशन के चेंज को डिस्क्राइब किया था कि पोजीशन चेंज हो रही है, तो हमने कहा था कि वो पोजीशन का चेंज हम वेलोसिटी से डिस्क्राइब कर देंगे कि वेलोसिटी है वो। अब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो कैसे उसे डिस्क्राइब करेंगे। तो जब किसी को डिस्क्राइब करते हैं किसी चेंज की, तो किसी के रिस्पेक्ट में बात करते हैं कि इसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। जैसे हमने वेलोसिटी को देखा था ना कि टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन कितना चेंज हो रही है, यानी हमने इस टाइम से लेके उस टाइम तक ऑब्जर्व किया, तो इस टाइम के दौरान उसने कितनी पोजीशन चेंज की वो हमारा वेलोसिटी बताता है। इसी तरह जब एक नई क्वांटिटी है जो एक्सेलरेशन हम पढ़ रहे हैं, इसको हम डिस्क्राइब करेंगे कि वेलोसिटी में चेंज, तो सवाल ये उठता है वेलोसिटी को चेंज किससे ऑब्जर्व करेंगे। टाइम देखेंगे कि इतने टाइम के अंदर कितना वेलोसिटी में चेंज आया। तो यही बात देखो यहाँ लिखी हुई, शुड इट बी डिस्क्राइब एज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस के हिसाब से देखेंगे कि भाई 10 मीटर पे था 20 मीटर पर पहुंचा, तो इस 10 मीटर से 20 मीटर जाने में इसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आया। क्या ऐसा देखेंगे, या फिर टाइम के हिसाब से देखेंगे कि 5 सेकेंड था और अब 9 सेकेंड हो गया,
तो 5 सेकेंड से 9 सेकेंड के टाइम के बीच में वेलोसिटी कितना चेंज आई, ठीक है। तो डिस्टेंस के हिसाब से देखेंगे या टाइम के रिस्पेक्ट में हम उस चेंज को डिस्क्राइब करेंगे। तो ये जो प्रॉब्लम थी गैलीलियो के टाइम भी आई। जब एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट सामने आया तो यही सवाल पहले उठा कि किसके रिस्पेक्ट में लें, डिस्टेंस या टाइम। इट वॉज फर्स्ट थॉट, पहली बार ये सोचा गया कि ये जो चेंज है उसको हम डिस्क्राइब करेंगे बाय द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद डिस्टेंस। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने ये जब पहली बार एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट आया तो कहा कि इसे हम डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में हम करेंगे। जैसे हम वेलोसिटी को क्या कहते हैं, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, तो कहा कि एक्सेलरेशन को हम डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स करेंगे, ठीक है। बट थ्रू हिज स्टडीज़, यानी गैलीलियो ने स्टडी किया मोशन को ऑफ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, यानी फ्रीली फॉल कर रहे हैं। जैसे आप किसी टावर से या किसी ऊंची जगह पे कोई ऑब्जेक्ट लिए, बॉल लिए या स्टोन लिया और उसको बस ने ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया ऐसे, तो वहाँ पर जो स्टोन या जो बॉल आपने ली है वो जब मोशन करेगी, ऊपर से नीचे आएगी, वो भी एक तरह का मोशन है उस केस में। और मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, यानी कोई ऐसा प्लेन है जो किसी एंगल पे टिल्ट है, जैसे मान लो ऐसे है कुछ, ठीक है, और यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट हम छोड़ते हैं, कोई बॉल है तो वो नीचे की तरफ बढ़ेगी। तो कोई फ्री फॉल है, यानी ऑब्जेक्ट ऐसे ऊपर से छोड़ा नीचे आ रहा है या इंक्लाइंड प्लेन में नीचे आ रहा है, तो उस केस में इन्होंने गैलीलियो ने स्टडी की। गैलीलियो ने कंक्लूड किया, इस नतीजे पर पहुंचा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज कांस्टेंट ऑफ मोशन फॉर ऑल ऑब्जेक्ट इन फ्री फॉल, यानी फ्री फॉल हो रहा हो मोशन में, यानी अपने से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जैसे हमने छोड़ दिया तो अपने आप वो नीचे आ जाएगा, तो इसे हम फ्री फॉल कहते हैं। तो उस केस में गैलीलियो ने यह पाया कि अगर वेलोसिटी का चेंज हम टाइम के रिस्पेक्ट में देखते हैं, यानी अगर एक्सेलरेशन को हम ये मान लें कि ये डेल्टा वी बाई डेल्टा टी है, तो हमारा एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट है, यानी पूरे मोशन के टाइम बॉल या स्टोन जो ऊपर से नीचे गिर रही है अपने आप, उसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं बदल रही है। ऑन द अदर हैंड द चेंज इन वेलोसिटी विद डिस्टेंस इज नॉट कांस्टेंट, लेकिन अगर हम डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स ले रहे हैं जो कि स्टार्टिंग में माना गया था, तो उस केस में जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है डिक्रीजिंग विद इंक्रीज डिस्टेंस ऑफ फॉल, यानी जैसे जैसे वो डिस्टेंस कवर करता जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर है, ये मोशन करते हुए नीचे की तरफ आएगा, तो जैसे जैसे वो डिस्टेंस कवर करता जाएगा, यहाँ पर और नीचे चलाया, जितनी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा एक्सेलरेशन उतना कम होता जाएगा। तो जैसे यहाँ से मोशन करना स्टार्ट किया, फिर यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा, तो इस पॉइंट पर ऑब्जर्व करोगे तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी, जैसे A1 मान लेते हैं, और इस पॉइंट पर करोगे, यानी अब ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर चुका है जहाँ से चला था वो, तो इसको A2 मान ले, तो हम ये देखेंगे A1 बड़ा है A2 से, यानी पहले वाले केस में एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे ज़्यादा दूर निकल जाएगा एक्सेलरेशन की वैल्यू कम हो जाएगी। तो कैसे एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ रहा है जब हम टाइम के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, और कैसे डिक्रीज़ कर रहा है जब डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, और इससे फ़ायदा और नुकसान क्या है, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। एक एग्जाम्पल से हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। अब मान लो एक बॉल है, उसको ड्रॉप किया जा रहा है, ठीक है। तो जब बॉल को ड्रॉप किया जाता है उस समय उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होती है, यानी आप बॉल को ऐसे पकड़े हुए हो तो बॉल रुकी हुई है, जैसे छोड़ोगे तो उसको वेलोसिटी गेन करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो हम मान के चलते हैं जैसे ड्रॉप करते हो उस समय वेलोसिटी लगभग आपकी ज़ीरो ही रहती है। और ये चीज़ आपको आगे भी यूज़ आएगी कि जब हम ड्रॉप करते हैं किसी चीज़ को, उसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी स्टार्टिंग जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो होती है। तो जब हमारा टाइम ज़ीरो था, इसको हम बेसिकली T1 ले लेते हैं, ठीक है। T1 वाला टाइम यानी बिल्कुल स्टार्टिंग वाला जो टाइम है वो ज़ीरो था, ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, उस समय वेलोसिटी भी आपकी V1 ज़ीरो है। और क्योंकि आप अभी ड्रॉप किए हो, अभी उसने मूव करना स्टार्ट नहीं किया, वेलोसिटी नहीं है, टाइम स्टार्ट नहीं है, तो इनिशियली हम पोजीशन को भी ज़ीरो मान के चल रहे हैं, ठीक है। x1 हमारा ज़ीरो है, ठीक है। अब ये एक्सपेरिमेंट किया गया था किस तरीके से कि अलग अलग टाइम तक हमने ऑब्जर्व किया कि 1 सेकेंड तक हम देखते हैं 1 सेकेंड में वो कितना हाइट कवर कर लेता है, फिर 2 सेकेंड में कितनी वो डिस्टेंस कवर कर लेता है। बेसिकली एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से छोड़ोगे तो वो नीचे आएगा, एक ही डायरेक्शन में होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, इसलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है, ठीक है। तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा या कितना डिस्प्लेसमेंट होगा 2 सेकेंड तक ड्रॉप करने में, 3 सेकेंड, इस तरह से वैल्यूज़ निकाली गई। तो T2 हम मान लेते हैं 1 सेकेंड, यानी जब 1 सेकेंड बीत गया उस समय क्या वेलोसिटी होगी उसको कैलकुलेट किया जाएगा। अब कैलकुलेट करने के लिए पोजीशन हमको देखनी पड़ेगी कि उसने 1 सेकेंड के अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट किया। 0 से स्टार्ट किया, 0 से 1 सेकेंड हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट आपका 0 से कितना हुआ, तो वो चीज़ तो देख के ऑब्जर्व हो जाती है स्केल वगैरह की हेल्प से, क्योंकि एक्सपेरिमेंट किया गया था तो इसी तरीके से उसको किया गया था। तो x2 की वैल्यू उन्होंने देखी कि 1 सेकेंड के अंदर जो चीज़ हमने ड्रॉप की थी उसने 5 मीटर की डिस्टेंस कवर कर ली, ठीक है। ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, ठीक है, कैलकुलेटेड वैल्यू नहीं है बल्कि ऑब्जर्व किया गया है, एक्सपेरिमेंट करके वैल्यू निकाली गई।
फिर हमने कहा कि 1 सेकंड और बीत जाने दो, ठीक है। जब 2 सेकंड हो गया उस समय देखा कि पोजीशन की वैल्यू क्या थी, यानी x3 आपका 20 मीटर थी। फिर जब हमारा स्टॉप वॉच के अंदर टाइम 3 सेकंड हुआ, यानी T4 हमारा 3 है, तो हमने देखा कि x4 अब कितना डिस्टेंस कवर कर चुका था वो स्टार्टिंग से, तो पता चला वो 45 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। अब वेलोसिटीज़ हम निकाल सकते हैं, यानी v2, v3 और v4 निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? एक रिलेशन है, क्लास 9 में पढ़ा होगा, अभी हम फिर से पढ़ेंगे। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। तो हम क्या करेंगे, इस टाइम और इस टाइम के बीच में इस फॉर्मूले को लगाएंगे और देखेंगे वेलोसिटी हमको क्या मिल रही है। तो 0 से 5 ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसका मतलब s क्या है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, तो ये 5 हो गया। इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 है, यानी v1 हमारा 0 है, तो ये वाला जो पूरा टर्म है ut वाला तो ख़त्म हो जाएगा, बचेगा हाफ। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमको निकालनी है a, और टाइम कितना लगा 1 सेकेंड, तो 1 का स्क्वायर कर दोगे, यहाँ से आपकी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी की भी वैल्यू आप निकाल सकते हो, वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक्सेलरेशन बेसिकली हमको चाहिए। तो वेलोसिटी अगर निकालना तो ये वाला फॉर्मूला v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as लगा दोगे, तो वेलोसिटी v क्या है, फाइनल वाली वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 है, प्लस एक्सेलरेशन अभी हमने देखो 10 निकाला, तो ये 2 हो जाएगा और 10 हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 5 हुआ है। तो यहाँ से v² की वैल्यू 100 आ जाएगी, तो v की वैल्यू 10 आ जाएगी। यहाँ पर देखो मैंने साइन कन्वेंशन का यूज़ नहीं किया है क्योंकि अभी मैंने वो टॉपिक नहीं पढ़ाया है, यहाँ पर बेसिक कैलकुलेशन मैंने की है, ठीक है। तो v2 की वैल्यू कितनी आ गई, 10 मीटर पर सेकेंड। वैसे v2 वगैरह ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन हमारा निकल जाए बस, यही हमको चाहिए, ठीक है। तो a की वैल्यू हमने देखी थी कितनी आ रही थी, 10 आ रही थी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, यानी x1 हमारा इनिशियल है और x3 हमारी फाइनल पोजीशन है, इसी तरीके से v1 हमारा इनिशियल है और v3 फाइनल है, और इसी तरीके से t1 हमारा इनिशियल है और t3 फाइनल है, ठीक है। तो इस केस में जब हम 1 से लेके 3 वाले में ऑब्जर्व कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, x1 पे 0 था, x3 पे 20 था, यानी 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल वेलोसिटी v1 है जो कि 0 ही है, तो हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू हमको निकालनी है। टाइम कितना होगा, t1 से लेके t3 के बीच में कितना टाइम हो गया है, 2 सेकेंड हो गया, यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से 2 और इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी, a के केस में क्या हो जाएगा, ये 2 जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ भी हमारी 10 आ रही है। यानी जब हमने इस इंटरवल में ऑब्जर्व किया तो यहाँ भी हमको a की वैल्यू 10 मिल रही है। अब एक बार क्या करेंगे, फाइनली हम फर्स्ट और फोर्थ के बीच में इस केस को लगा के देखेंगे, ठीक है। यानी 1 और 4 के बीच में ऑब्जर्व करते हैं, तो 1 वाले में पोजीशन हमारी 0 थी और फोर्थ में हमारी 45 हो गई है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ है, 45 को हुआ है, इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी यही v1 हमारी है जो कि 0 है, तो ut का वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा हमारा हाफ a हमको निकालना है। इस बार टाइम कितना बीत गया है, 3 सेकेंड, यानी 3 का स्क्वायर कर देंगे, तो 3 3 सा 9 होता है और 9 5 सा 45 होता है। तो यहाँ से ये वाला टर्म और ये वाला टर्म चला गया, 5 बचेगा, तो यहाँ से a की वैल्यू नीचे जो 2 है जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 5 सा 10 हो जाएगा। तो हमने देखा कि हम इस इंटरवल और इसके बीच में ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारी 10 आ रही है। आप ऐसे भी ऑब्जर्व कर सकते हो 1 और 2 के बीच में, उसके बाद 2 और 3 के बीच में, 3 और 4 के बीच में, हर केस में देखोगे यहाँ पर भी एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम आई, कितनी आ रही है, 10 आ रही है। तो हमने ये जो रिलेशंस देखे हैं, ये वाला फॉर्मूला, ये कैसे डिज़ाइन किया गया है, एक्सेलरेशन को डेल्टा v बाई डेल्टा टी यानी टाइम के रिस्पेक्ट में मान के ये फॉर्मूलेस बनाए गए हैं। तो टाइम के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं तो फ्री फॉल के केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है। अब एक्सेलरेशन को हम टाइम के रिस्पेक्ट में ना लेके डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में ले तो क्या होगा वो हम देखते हैं। उसके लिए हमको वेलोसिटी की वैल्यूज़ चाहिए होगी। तो जैसे मैंने बताया ना v2 किस तरह से निकलेगा, v² इक्वल टू u² प्लस 2as वाला फॉर्मूला लगा दोगे तो वो आ जाएगा। उसी तरह से v3 और v4 आप निकाल लोगे, कैलकुलेट करने पे वैल्यू आपकी ये 20 आ जाएगी और ये 30 आ जाएगी। अब इसका हम यूज़ करेंगे और हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, यानी 1 और 2 के बीच में हम निकाल के देखते हैं 1 और 2 के बीच में एक्सेलरेशन कितना आएगा। तो a12 हम मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, क्योंकि डेल्टा v बाई डेल्टा x लेके चल रहे हैं तो हम देखना चाहते हैं एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी। v2 हमारा 10 है, v1 हमारा 0 है, x2 हमारा 5 है और ये 0 है, तो हमारी कितनी हो जाएगी 5 2 10, यानी
टू। अब इसकी यूनिट क्या होगी, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है और पोजीशन या डिस्टेंस जो हमारी वो मीटर्स में होती है, मीटर से डिवाइड कर दोगे कैंसिल हो जाएगा। इस केस में यूनिट हमारी जैसे एक्सेलरेशन का हमने पढ़ा होगा ना क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर डिस्टेंस के रिस्पेक्ट लोगे तो यूनिट इसकी बदल जाएगी, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या हो जाएगी, जैसे ही हमारा 2 आया ना 2 सेकेंड इन्वर्स हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम 2 और 3 के बीच में देख लेते हैं, यानी A23 अब क्या हो जाएगा, V3 माइनस V2 करना पड़ेगा डिवाइडेड बाई x3 माइनस x2। तो V3 हमारा 20 है और V2 हमारा 10 है, x3 हमारा 20 है और x2 हमारा 5 है। तो 10 डिवाइडेड बाई 15 हो जाएगा जो कि 0.66 सेकेंड इनवर्स। ठीक इसी तरीके से 3 और 4 के बीच में देख लेंगे, यानी A34 क्या होगा, V4 माइनस V3 डिवाइडेड बाई x4 माइनस x3। 30 माइनस 20 हो जाएगा और ये 45 माइनस 20 हो जाएगा। सॉल्व करने पे वैल्यू 0.4 सेकेंड इनवर्स आ जाएगी। तो आप देखो 1 और 2 के बीच में यानी 0 सेकेंड से लेके 1 सेकेंड के बीच में एक्सेलरेशन कितना था, 2 था। 2 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच में एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0.66 यानी कम हो गया। 3 से 4 के अंदर और कम हो गया 0.4। तो एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है जब हम एक्सेलरेशन को डेल्टा V बाई डेल्टा x ले रहे हैं और टाइम के रिस्पेक्ट हमारा कांस्टेंट आ रहा था। तो ये चीज़ आप समझ गए। आप कहो कि इससे फ़ायदा क्या है, कांस्टेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, इससे क्या फ़र्क है। तो एक्सेलरेशन को चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम लेने से फ़ायदा ये है कि एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट आ रहा है और हम नहीं चाहते कि किसी भी फॉर्मूले के अंदर बहुत सारी चीज़ें वेरी हो रही हों। अब जैसे यही वाला फॉर्मूला देख लो, S=ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसके अंदर A की वैल्यू हम जानते हैं कि 10 ही होती है, 9.8 होती है। वैसे अगर अर्थ की बात करें जनरल हम क्या लेते हैं 9.8 या 9.81 या 10 मान ली जाती है, तो वो फिक्स होती है। तो A की हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हमको टाइम दे दिया, इनिशियल वेलोसिटी दे दिया और हमने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। ठीक है, अगर A की वैल्यू भी चेंज हो रही होती तो हमको A की वैल्यू भी मालूम करनी पड़ती। हर पोजीशन के लिए, हर टाइम के लिए A की वैल्यू अलग अलग है। तो किसी भी सिचुएशन में हमको वैल्यूज़ निकालना, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, कितनी वेलोसिटी होगी, कितना टाइम लगेगा, ये सब निकालने में हमको प्रॉब्लम होती, क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू फिक्स नहीं है। पहले उसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, फिर उसके बाद आगे काम करो। तो ये प्रॉब्लम वाला काम था। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें वैरी ना करें, सेम रहें, क्योंकि जितना ज़्यादा वेरिएशन होगा, चेंजेस होगा, उतना ही ज़्यादा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए फाइनली ये डिसाइड किया गया कि हम एक्सेलरेशन को चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम लेंगे, क्योंकि इस केस में हम फ्री फॉल में एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है, सेम आ रही है। तो इस वजह से जो कॉन्सेप्ट है एक्सेलरेशन का वो कैसे लिया गया, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। द एवरेज एक्सेलरेशन, जिसे हम ए के ऊपर बार लगा के डिनोट करते हैं, वो आ रहा है टाइम इंटरवल। तो एवरेज की बात होती है तो वहाँ टाइम इंटरवल होता है, ये तो हम देख ही चुके हैं। T1 T2 इनिशियल फाइनल इस तरह का टाइम होता है। तो हम डिफाइन कैसे करेंगे एवरेज एक्सेलरेशन को, इज डिफाइंड एज चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल। यानी वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है उसको डिवाइड कर दो टाइम इंटरवल से, यानी डेल्टा V बाई डेल्टा T। डेल्टा V क्या है, V2 माइनस V1 और डेल्टा T T2 माइनस T1। ठीक है, अब V1 V2 क्या है, T1 टाइम पे जो वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ध्यान रखना है ये कौन सी वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम पे बात कर रहा है ना। ये T1 वाले टाइम पे क्या वेलोसिटी है, तो वो V1 होगी। T2 वाले टाइम पे वेलोसिटी V2 होगी। ठीक है, इट इज़ एवरेज चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी यूनिट टाइम के अंदर जो भी हमने टाइम इंटरवल लिया उसके अंदर ऑन एन एवरेज कितना चेंज आ रहा है वेलोसिटी के अंदर, वही एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पर एवरेज की बात की, एवरेज चेंज का मतलब ये है कि उस टाइम इंटरवल के अंदर, जैसे मान लो हमने 10 सेकेंड से 30 सेकेंड का इंटरवल लिया, तो उस बीच में बहुत सारे चेंज हो रहे होंगे। कभी वेलोसिटी हो सकता है बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत कम हो गई, लेकिन हमको बीच वाले चेंज से मतलब नहीं है। 10th वाले सेकंड पे क्या वेलोसिटी है वो बता दो, 30 वाले सेकंड पे क्या वेलोसिटी है वो बता दो, इसी के बीच का डिफरेंस हम निकाल लेंगे। बीच में ज़्यादा हो रही कम हो रही उससे मतलब नहीं है। तो यही हमारा एवरेज है। और हमने देखा था एवरेज वेलोसिटी में क्या बताता था कि इस टाइम इंटरवल के अंदर कितनी वेलोसिटी है वो ऑन एन एवरेज, बीच में वेलोसिटी कितनी है, कम है, ज़्यादा है, वो नहीं बताता। उसी तरह से बीच में क्या एक्सेलरेशन है, उस इंस्टेंट पे एग्जैक्ट किस टाइम पे क्या एक्सेलरेशन है वो नहीं बताएगा, ऑन एन एवरेज बताएगा कि भैया इतना एक्सेलरेशन है। SI यूनिट एक्सेलरेशन क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑन अ प्लॉट ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम, तो हम VT ग्राफ बनाते हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या है, द स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग द पॉइंट कॉरस्पॉन्डिंग टू V2 एट T2 एंड V1 एट T1। ठीक है, हमने देखो पोजीशन टाइम ग्राफ देखा था,
उसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं। यानी एक्स टी ग्राफ में हमने ये देखा था कि कोई हमारी ये लाइन है, इसका जो स्लोप होगा कैसे निकालेंगे, टाइम एक्सिस से ऐसे पैरेलल बना दो, यहाँ से आप थीटा निकाल लोगे, तो ये जो हमारा tan थीटा होगा वो किसके बराबर होगा, आपका एवरेज वेलोसिटी के। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ लें, ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ नहीं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसमें हमें 2 पॉइंट दिया हो, यानी एक पॉइंट ये दिया हो, इस पॉइंट पे यहाँ पर टाइम कितना है t1 मान लेते हैं, इस पे हमारी वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी वाले एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, तो ये v1 हो गया। दूसरा पॉइंट हमको दिया हुआ है, यहाँ पर टाइम कितना है हम निकाल सकते हैं, ये हमारा t2 हो गया। इधर से हम वेलोसिटी वाली एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी, हमारा v2 हो गया। ठीक है, इसको अगर हम ज्वाइन कर दें और इस लाइन का हमें स्लोप निकालना है, तो ऐसे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे टाइम एक्सिस से पैरेलल, और ये थीटा कैलकुलेट कर लेंगे, तो जो हमारा ये tan थीटा आएगा यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर, वो किसके बराबर होगा, एवरेज एक्सेलरेशन के बराबर होगा। ठीक है, जहाँ पर ये वाला पॉइंट हमारा क्या है v1, t1, और ये वाला पॉइंट हमारा कौन सा है v2, t2। अब आप एक सवाल ये भी कर सकते हो कि जब हम एक्स वाई इस तरह से प्लेन बनाते हैं तो वहाँ पर x, y लिखते हैं, यानी जो ये वाली एक्सिस होती है उसकी वैल्यू पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो इस तरह से लिखा जाता है कि टाइम वाले को बाद में लिखते हैं, या आपकी वो एक्स वाई कोऑर्डिनेट इस तरह से वर्क नहीं करता। तो ब्रैकेट लगाएंगे, पहले हम वेलोसिटी या एक्सेलरेशन या पोजीशन जो होगा वो लिखेंगे, और उसके बाद फिर जो टाइम है वो लिखेंगे। ठीक है, तो एवरेज एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो दिया हुआ है 3.7 वाली फिगर में, आप बुक में देख सकते हो, 0 से लेके 10 सेकेंड, 10 से लेके 18 सेकेंड, 18 से लेके 20 सेकेंड में। अब एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। तो पहला टाइम इंटरवल जिसके बीच में हमको निकालना है वो है 0 से लेके 10 सेकेंड के बीच में। ठीक है, तो 0 हमारा t1 हो गया और 10 सेकेंड हमारा t2 हो गया। अब 0 सेकेंड पे जो वेलोसिटी होगी वो v1 कहलाएगी, और 10 सेकेंड पे जो वेलोसिटी होगी वो v2 कहलाएगी। अब 0 सेकेंड पे वेलोसिटी आप देख सकते हो बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, तो ये 0 ही है, और 10 सेकेंड पे यहाँ ये वेलोसिटी होगी। एक स्ट्रेट लाइन ऐसे आप ड्रॉ करोगे तो आपको यहाँ ग्राफ से भी वैल्यू मिल जाएगी, नहीं तो हमने सारी वेलोसिटी अलग अलग टाइम पे जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमको मिलेगी वो हमने कैलकुलेट किया था। यहाँ आप देख सकते हो ये वैल्यू सारी हमने निकाली थी v2, v4, v6, v8, तो ये v10 10th सेकेंड पे क्या वेलोसिटी है ये हमको यहाँ पर हमने निकाला था कि 24 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज एक्सेलरेशन हम निकाल रहे हैं 0 से 10 सेकेंड के बीच में क्या आएगा, v2 क्या है 10 सेकेंड पे जो वेलोसिटी है जो कि हमारा 24 है, v1 क्या है 0 सेकेंड पे जो वेलोसिटी है जो कि 0 है, t2 हमारा 10 है और t1 हमारा 0 है। इस हिसाब से हमारी एवरेज एक्सेलरेशन क्या आ गया, 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं 10 सेकेंड से लेके 18 सेकेंड तक के बीच में, यहाँ पर हमारा एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा। तो 10 सेकेंड हमारा t1 हो जाएगा और 18 सेकेंड हमारा t2 हो जाएगा। 10 सेकेंड पे जो वेलोसिटी है v1 जो कि हमने निकाल ही लिया है अभी, क्या थी 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 18 सेकेंड पे जो वेलोसिटी होगी वो v2 कहलाएगी। अब देखो 10 से लेके 18 सेकेंड में कोई वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज तब होती जब ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटी ये ग्राफ नीचे जा रहा होता या ऊपर जा रहा होता। इस पॉइंट पे अगर मुझे वेलोसिटी चाहिए तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही लाइन खींच देंगे तो यहाँ हमको 24 मिलेगा। इस पॉइंट पे चाहिए तो फिर यहाँ से हम वेलोसिटी एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो भी हमको 24 मिलेगा। यानी 10 सेकेंड से लेके 18 सेकेंड तक हर पॉइंट पे किसी भी टाइम पे देख लो, चाहे 10 सेकेंड पे देख लो, 10.9 सेकेंड पे देख लो, 11 सेकेंड, 11.7 सेकेंड, 15.3 सेकेंड, कोई भी टाइम यहाँ से 10 से लेके 18 में ले लोगे, सब जगह वेलोसिटी आपको क्या मिलेगी 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी सेम मिलेगी। तो v2 भी हमारा क्या होगा 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब निकाल लेते हैं इसमें एवरेज एक्सेलरेशन हमको क्या मिलेगा, v2 हमारा 24 है और v1 भी हमारा 24 है 18 सेकेंड से लेके 10 सेकेंड तक। तो ये तो 0 हो जाएगा, 24 माइनस 24 तो 0 वैसे ही आ गया, यानी 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक तीसरा इंटरवल है जो कि है 18 सेकेंड से लेकर 20 सेकेंड तक का। तो 18 सेकेंड हमारा t1, 20 सेकेंड हमारा t2, 18 सेकेंड पे वेलोसिटी हमारी v1 होगी, 18 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या है, अभी हमने देखा देखो 18 सेकेंड पे v2 वेलोसिटी हमारी 24 है। अब 18 सेकेंड यहाँ पर v1 बन जाएगा क्योंकि 18 से 20 लेना है, तो ये 24 है।
और 20 वाले सेकंड पे हमारी वेलोसिटी v2 होगी। और ग्राफ पे देख सकते हो ये जो पॉइंट 20 वाला है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी, ऐसे ड्रॉ करो तो आपको ये 0 मिलेगी। ठीक है, तो v2 हमारा 0 हो गया। एवरेज एक्सेलरेशन आप निकाल लो, v2 माइनस v1 यानी 0 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 20 माइनस 18, तो ये कितना हो जाएगा, -24 और 20 में से 18 गया तो 2 बचेगा, इस तरह से -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अलग अलग टाइम इंटरवल में हमने एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल ली इस ग्राफ से। तो ये देख सकते हो आपके बुक में ये सारा सॉल्व करके दिया हुआ है, जो हमने ऊपर सॉल्व कर लिया। अब नीचे क्या है हमारे सामने, फिगर 3.8 है, ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। इसको हम थोड़ा बाद में देखते हैं, पहले नीचे जो दिया हुआ है उसको हम पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पर, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज डिफाइंड इन द सेम वे एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो जैसे हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिफाइन किया था ना, उसी तरीके से हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को भी डिफाइन करेंगे। कैसे किया था, कैसे करेंगे, उसको देखते हैं ज़रा। हमने देखा था कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, वही जो हमारा एवरेज वेलोसिटी होती है वही वाला फॉर्मूला लिखेंगे, यानी डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। बस यहाँ पर हमको ये बताना है कि डेल्टा टी बहुत छोटा है, क्योंकि डेल्टा टी की वैल्यू छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, ऑन एन एवरेज ठीक ही ठाक उसका डिफरेंस होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, लिमिट लगाएंगे और लिमिट में हम कंडीशन बता देंगे कि डेल्टा टी टेंडिंग्स टू 0, यानी 0 के करीब जा रहा है, बहुत ज़्यादा करीब है। तो डेल्टा टी बहुत छोटा होगा तो डेल्टा एक्स भी छोटा होगा। तो बहुत छोटी क्वांटिटी के लिए हम डेल्टा ना यूज़ करके डी यूज़ करते हैं। उस केस में हम लिमिट वगैरह लगाने से, ये बताने से बच जाएंगे कि हाँ डेल्टा टी छोटा है। तो डेल्टा एक्स की जगह आप डी एक्स लिख दोगे, डेल्टा टी की जगह डी टी लिख दोगे, तो ये डी ही बता रहा है कि बहुत छोटा, ये इंटरवल की बात हो रही है, बहुत छोटे टाइम ड्यूरेशन में बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाली थी। अब इसी तरीके से हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी निकालेंगे। तो पहले हम एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखेंगे। हमने क्या देखा था, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। ठीक है, ये देखा था। यहाँ पर भी हम डेल्टा टी को बहुत छोटा रखेंगे तो लिमिट लगा देंगे। लिमिट में हम बता देंगे कि डेल्टा टी क्या है, टेंडिंग्स टू 0, बहुत छोटा है। लिमिट हटाएंगे, उसके लिए हमको फिर डी लगाना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे डी वी बाई डी टी। तो ये देख सकते हो यही रिलेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। द एक्सेलरेशन एट एन इंस्टेंट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द वी टी ग्राफ एट दैट इंस्टेंट। अब किसी इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन की वैल्यू, यानी किसी एग्जैक्ट टाइम पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, वी टी ग्राफ में जो आपका कर्व बनेगा, उस कर्व पे आप जिस पॉइंट पे आपको, यानी जिस टाइम पे आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए, उस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो। उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो उस इंस्टेंट पे आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू दे देगा। ऐसा ही कुछ हमने वेलोसिटी केस में पढ़ा था, तो चलिए उसे भी रिवाइज कर लेते हैं। दोनों एक साथ लिखेंगे, दोनों को रिलेट करके समझेंगे तो डिफरेंस अच्छे से उनमें समझ में आएगा और रिलेशन क्या है वो भी समझ में आएगा। तो हमने ये देखा था कि पोजीशन टाइम ग्राफ में कोई हमारे पास इस तरह से मान लो कर्व है, किसी टाइम पे, लेट सपोज यहाँ एक टाइम है, इस टी नॉट टाइम पे हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसी पॉइंट पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब ये जो टेंजेंट है, यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे टाइम एक्सिस से, जिससे हमको ये थीटा मिल जाए। थीटा से हम क्या करेंगे, टैन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, और टैन थीटा की वैल्यू ही हमको क्या देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उस पॉइंट पे, उस टाइम पे। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी है, जो कि हमने अभी देखा। बस फ़र्क क्या है कि यहाँ पर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पर हमको कोई कर्व इस तरह से मिल रहा होगा किसी पॉइंट पे, यानी इस पॉइंट पे जो भी हमारा टाइम है, लेट सपोज टी नॉट है, टी नॉट टाइम पे हमको एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ से हम ये टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, टाइम एक्सिस से पैरेलल एक लाइन हम इस तरह से बना लेते हैं जिससे हमें थीटा निकाल सकें। यहाँ से हम टैन थीटा निकाल लेंगे, तो ये टैन थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी, उस पॉइंट पे, उस टाइम पे जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा वो वैल्यू देगा। ठीक है, एक्स टी ग्राफ पे आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगी और वी टी ग्राफ पे आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिलेगा। अब एक पॉइंट आपको ध्यान रखने का है कि जब आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करो तो वहाँ पर जो वेलोसिटीज़ की वैल्यू लोगे वो कौन सी होगी, एवरेज वेलोसिटी होगी या इंस्टेंटेनियस। ऑब्वियसली वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होनी चाहिए। इसी तरीके से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, जो कि अभी हम सीखेंगे किस तरह से प्लॉट किया जाता है, वहाँ पर जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगी। अब कुछ लोग क्या करते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाले होते हैं, उसी को ग्राफ में प्लॉट कर देते हैं और आंसर गलत हो जाता है। तो याद रखना, जब हम 80 ग्राफ बनाएंगे तो वहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू इंस्टेंटेनियस वाली रखेंगे, ना कि एवरेज वाली।
तो वीटी कर्व जो कि हमको फिगर 3.7 में दिया हुआ है, वहाँ से हम एक्सेलरेशन की वैल्यू हर इंस्टेंट पे, हर टाइम पे हम निकाल सकते हैं। तो हर इंस्टेंट पे, हर टाइम पे जब हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लेंगे तो उसे हम 80 ग्राफ पे प्लॉट कर लेंगे, 80 कर्व उससे बन जाएगा जो कि आपको फिगर 3.8 में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 3.8 में जो बना हुआ है उसको हम बनाते हैं। ठीक है, अब देखो 0 से लेके 10 सेकेंड तक के लिए हमको पोजीशन की इक्वेशन दी हुई थी, जहाँ से हमने 0 से 10 सेकेंड तक वेलोसिटीज़ निकाली थी। उसी की मदद से तो अलग अलग टाइम पे वेलोसिटी हमने निकाली है। देखो V2, V4, V6, V8, V10 कैसे निकाली थी, वो जो हमको 0 से 10 सेकेंड में x की इक्वेशन दी हुई थी उसकी मदद से। अब उसी की हेल्प से हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो हमें x की इक्वेशन क्या दी हुई थी, x दिया हुआ था 0.08 t क्यूब। ठीक है, ये दिया हुआ था। हमने क्या किया था, इसे डिफ्रेंशिएट किया था। अब किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं ये सब हम सीख चुके हैं, देख सकते हैं यहाँ सब लिखा हुआ है। तो हमने क्या किया था, dx/dt निकाला था। तो ये 3 जाके कोफिशिएंट बना, मल्टीप्लाई हो गया, 3 8 24 हो गया था, 0.24 टी स्क्वायर बन गया था। ये किसकी वैल्यू थी, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, यानी 0 से 10 सेकेंड में किसी भी टाइम पे आपको वैल्यू चाहिए वेलोसिटी की, तो टाइम में वो उस टाइम को पुट करो और वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक इसी तरीके से हमको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चाहिए, तो वो कैसे मिलेगा, हमने देखा था उसके लिए हमको dv/dt करना पड़ेगा, तो हमको एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी इंस्टेंटेनियस वाले। यानी जो वेलोसिटी की इक्वेशन बनी है उसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करो। तो dv/dt कैसे निकलता है, कांस्टेंट वाले टर्म को हम ऐसे बाहर कर लेंगे, मेन हमारा फोकस किस पे होगा, dt²/dt। ठीक है, अब जो पावर होती है वो कोफिशिएंट में आ जाती है, मल्टीप्लाई होती है पीछे जो और कोफिशिएंट होते हैं उनके, जैसे 0.24 पहले से ही है तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 × 0.24 ये हो जाएगा। अब t इसकी पावर 2 थी, 2 - 1 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, t की पावर 1 t ही होता है। इसको सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा 0.48 t। तो एक्सेलरेशन का हमको रिलेशन मिल गया 0.48 t, यानी 0 सेकेंड से लेकर 10 सेकेंड तक में किसी भी टाइम के लिए हमको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए, तो उस टाइम की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करो और वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। जैसे हमको चाहिए a0 पे क्या होगा, t की वैल्यू 0 पुट करोगे, 0.48 मल्टीप्लाई बाय 0 तो आपका 0 हो जाएगा। इस तरीके से हमको 2 सेकेंड पे चाहिए a2 तो क्या हो जाएगा 0.48 मल्टीप्लाई बाई 2 आ जाएगा आपका 0.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम निकाल लेते हैं a4 4 सेकेंड पर 0.48 मल्टीप्लाई बाई 4 आ जाएगा आपका 1.92। a6 इसी तरह से निकाल लेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 2.88 और a8 निकालेंगे 0.48 मल्टीप्लाई बाई 8 करके आएगा 3.84 और फाइनली a10 हम निकालेंगे 0.48 10 से मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा 48 और फाइनली a10 जो हम निकालेंगे 0.48 मल्टीप्लाई बाई 10 तो 4.8 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमको अलग अलग इंस्टेंस पे, अलग अलग टाइम पे एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गई। और क्योंकि ये इक्वेशन हमें सिर्फ 0 सेकेंड से 10 सेकेंड तक के लिए ये वैलिड है, तो बस यहीं तक हम निकाल सकते हैं। ये 11 नहीं निकाल सकते, ये 12 इस तरह से वैल्यूज़ नहीं निकाल सकते। लेकिन अपनी बुक में फिगर 3.8 में देखोगे वहाँ पर 22 सेकेंड तक इसको प्लॉट किया गया है, तो बाकी और वैल्यूज़ हमें कैसे मिलेगी। तो अभी हमने ग्राफ वाला मेथड देखा था कि वीटी ग्राफ पे कोई भी कर्व बना हो, वहाँ पर किसी भी पॉइंट पे हमको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए, तो वहाँ पर हम उसका स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप की जो वैल्यू होगी वही हमारा एक्सेलरेशन देगा। अब ये 10 सेकेंड से लेके 18 सेकेंड तक की कहानी देखो, किसी भी टाइम को उठा लो आप, 12 सेकेंड पे देखो इस कर्व का स्लोप क्या है। ये बिल्कुल देखो फ्लैट है, स्लोप नहीं है, कोई ढाल नहीं देखने को मिल रही है। इसीलिए आप यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करके टेंजेंट ड्रॉ करोगे और एंगल निकालोगे तो ये थीटा आपको कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। इस तरीके से आप लेट सपोज 14th वाले सेकंड पे निकालना चाहते हो तो वहाँ पर भी ऐसा ही आपको मिलेगा, कोई एंगल नहीं बनेगा, थीटा 0। 13 पे देख लो, 13.9 देख लो, यानी 10 से लेकर 18 सेकंड के बीच में कहीं पर भी कोई भी पॉइंट आप लगा दो, वो सारे पॉइंट आपके कैसे होंगे, वहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो थीटा की वैल्यू 0 आएगी। और थीटा की वैल्यू 0 आ गई तो इसका मतलब उसका कोई भी स्लोप नहीं है, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू भी 0 रहेगी। तो हमने निकाला था 10 से 18 सेकंड तक के बीच में, यहाँ देख सकते हो नीचे
एवरेज एक्सेलरेशन वो 0 आ रहा था, और हमने देखा हर पॉइंट पे अगर एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो भी 0 आ रहा है। यानी इस केस में हम कह सकते हैं 10 से 18 में जो आपका एवरेज एक्सेलरेशन है और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ये दोनों बराबर हैं, और वो क्या है, दोनों 0 हैं। तो A10, A12, A14, A16, A18 सब में एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 आएगी। तो हम कह सकते हैं A10 पे जो एक्सेलरेशन है वही A18 पे भी है, और उसके बीच में जितने भी टाइम पड़ेंगे सब में वही है। लेकिन मेन यही 2 पॉइंट था, 10 से 18, तो इन दोनों को लिख दिया हमने, और ये क्या है, 0 है। अब हमको 20 पे चाहिए और 22 पे चाहिए, क्या होगा एक्सेलरेशन की वैल्यू। तो अब हम देखते हैं 18 सेकेंड से 20 सेकेंड तक इस ड्यूरेशन में अलग अलग इंस्टेंट पे, अलग अलग टाइम पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि AT ग्राफ प्लॉट करने के लिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू हमको चाहिए। तो लेट सपोज इस पॉइंट पे हमको एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए, और ये पॉइंट पे हमारा कुछ टाइम होगा, 18 सेकेंड से ज़्यादा ही होगा कुछ, ठीक है, 18 से 20 के बीच में ही होगा, और उसी के बीच में हमको निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, टाइम एक्सिस से पैरेलल एक लाइन इस तरह से हम ड्रॉ कर देते हैं, और ये जो हमारा एंगल होगा यही हमारा थीटा कहलाएगा, ठीक है, इसको θ1 हम मान लेते हैं। तो किसी भी पॉइंट पे आप निकालोगे, जैसे हमको यहाँ पर निकालना है, तो इस पॉइंट पे ये कुछ और टाइम होगा, ठीक है, 18 से 20 के बीच में, यहाँ पर इस तरह से आप θ2 निकाल लोगे। किसी और पॉइंट यहाँ भी हम ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी आप देखोगे तो आपको ये θ3 इसको मान लेते हैं। तो सारे केस में कोई सा भी पॉइंट ले लो, सब में जो थीटा की वैल्यू है वो इक्वल आएगी, θ1 इक्वल θ2 इक्वल θ3, ठीक है। ग्राफ पेपर पे आप प्लॉट करके प्रोटेक्टर की मदद से ये एंगल मेज़र कर सकते हो। तो देखोगे यहाँ पर सारे एंगल्स इक्वल आ रहे हैं, और एंगल इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब tan थीटा की वैल्यू भी इक्वल आएगी, और tan थीटा हमारा क्या है, स्लोप इक्वल है, और स्लोप की वैल्यू VT ग्राफ में हमने देखा था, VT ग्राफ में जो स्लोप है वो क्या वैल्यू देता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू देता है। यानी हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि थीटा हमारा सेम है। तो अब ये बताओ 18 सेकेंड से 20 सेकेंड तक में किसी भी पॉइंट पे हम देख रहे हैं एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम है, नहीं बदल रही है, तो उसका जब एवरेज निकालोगे तो एवरेज की वैल्यू भी वही होगी जो अलग अलग पॉइंट पे है। और एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने देखो निकाली थी, यहाँ पर ये देख सकते हो -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 18 से 20 सेकेंड के बीच में। तो यही हमारा हो जाएगा, 18 से 20 सेकेंड में कोई सा भी आप वैल्यू ले लो, वहाँ पर आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी। नहीं तो आप थीटा की वैल्यू मेज़र करके वहाँ से tan थीटा निकालोगे तो भी आपको यही मिलेगा, -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो एवरेज वैल्यू होती है वो इंस्टेंटेनियस के बराबर तभी होती है जब अलग अलग पॉइंट पे जो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ हैं वो इक्वल हों। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ कि 6 और 8 दो वैल्यूज़ हमारे पास है, इसका हमको एवरेज निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, 6 + 8 डिवाइडेड बाई 2 आपका आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 6 एक वैल्यू थी, 8 एक वैल्यू थी, एवरेज हमारा 7 आ रहा है। तो तीनों अलग अलग वैल्यूज़ आ रही, अलग आने का कारण ये है क्योंकि 6 और 8 हमारी अलग अलग वैल्यू थी। अगर ऐसी वैल्यू ले जो दोनों सेम हो, जैसे मान लो हम ले लेते हैं 13 और दूसरी भी 13 ले लेते हैं, तो 13 + 13 डिवाइडेड बाई 2 यानी 26 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा, 13। क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ जो हमारी थी वो सेम थी, इसलिए एवरेज भी हमारा सेम आएगा। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हमारा सेम है, यानी A1 इक्वल A2 है। इस तरह से जितने भी पॉइंट हैं सब पे वैल्यूज़ सेम आ रही हैं, तो एवरेज भी हमारा उसी के बराबर होगा, ठीक है। तो हमें एक और वैल्यू मिल गई, यानी A18 और A20 ये दोनों बराबर है, इसके बीच में जो भी टाइम होगा सब में एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम होगी। और ये कितनी आ रही है हमारी, -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमको एक और वैल्यू चाहिए A22 वाली, कहाँ से मिलेगी, वो 3.3 वाला ग्राफ ओपन करो स्टार्टिंग में जो आपको दिया हुआ है। तो ये देखो हमारा ये ग्राफ है, ये 20 सेकेंड पे हमारी पोजीशन ये थी, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। उसके बाद आप देखोगे ये एक फ्लैट लाइन हमको दिख रही है, ठीक है। यानी 20 सेकेंड के बाद 20 से लेके 22 सेकेंड में पोजीशन चेंज नहीं हो रही, जो पोजीशन थी वही है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट रुक गया। और आगे देखोगे नेक्स्ट पेज पे आपको दिया भी हुआ है कि 18 सेकेंड पे हमने ब्रेक लगाई थी और 20 सेकेंड पे आके रुक गई। तो 20 से लेके 22 सेकेंड तक ये रुकी ही है। अगर कोई गाड़ी रुक गई तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और वेलोसिटी 0 हो गई तो एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा। यानी हमको A22 की वैल्यू भी मिल गई, जो कि क्या है, 0 है। मोशन ही नहीं हो रहा तो एक्सेलरेशन कहाँ से आ जाएगा। तो A22 हमारा क्या है, 0 है। अब इन वैल्यूज़ को हम ग्राफ बनाते हैं और प्लॉट कर लेते हैं। AT ग्राफ बनाना है क्योंकि निगेटिव में भी वैल्यू है, इसलिए हम एक्सेलरेशन का निगेटिव वाला जो एक्सिस है वो भी बनाएंगे। तो यहाँ पर हम एक्सेलरेशन को प्लॉट करेंगे और ये हमारी टाइम वाली एक्सिस है।
तो A0 की वैल्यू क्या है, 0 है। A2 की वैल्यू 0.96 है, तो ये करीब करीब यहाँ पर आएगा। A4 पे 1.92 है, तो ये इस तरह से करीब करीब आएगा। A6 पे 2.88 है, तो यहाँ बना लेते हैं। ठीक इसी तरीके से A8 पे 3.84 है, तो ये हमारी ये वैल्यू हो गई। और A10 पे 4.8 है। ठीक है, तो A10 पे एक हमको वैल्यू ये मिल रही है और A10 पे एक और वैल्यू मिल रही है जो कि क्या है, हमारी 0 है। तो इसी 10 पे एक और हम प्लॉट करेंगे, ये 0 हमने मार्क कर दिया। अब हमने देखा था कि 10 से 18 सेकेंड तक जो भी हमारे पास टाइम है सब पे एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 ही आ रही है। और कहाँ तक आ रही है, 18 सेकेंड तक। तो 18 सेकेंड पे भी हम एक मार्क कर देते हैं और इसके बीच में जो भी है सब 0 ही है, तो हमने ये 18 सेकेंड पे 0 मार्क कर दिया। फिर देखा था कि 18 सेकेंड से लेकर 20 सेकेंड तक क्या आ रही थी, -12 आ रही थी। यानी इसी 18 सेकेंड पे एक और हमको एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा जो कि है -12। तो -12 हमारा करीब करीब यहाँ इस तरह से नीचे आएगा, यहाँ हमने मार्क कर दिया। और 20 पे भी हमारा -12 है, तो ये 20 पे भी हम इसे मार्क कर देते हैं, ये हो गया। 22 पे देखो हमारा ये 0 आ रहा है, यानी फिर से ये आके हमारा 0 हो जाएगा। और एक और चीज़ जो यहाँ पर रह गई मैं बताना, वो ये कि जब ब्रेक लगी थी 18 सेकेंड पे, तो 20 सेकेंड पे गाड़ी रुक गई थी। तो 20 सेकेंड पे गाड़ी रुक गई थी, तो 20 सेकेंड से ही आपकी वेलोसिटी भी 0, एक्सेलरेशन भी 0 हो गया। तो 20 सेकेंड पे एक और आपको वैल्यू मिलेगी, यानी एक वैल्यू तो -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिली है, और इसी 20 सेकेंड पे एक वैल्यू 0 भी आपको मिलेगी, जो कि हमने ये बना दिया। अब क्या करेंगे, जो पॉइंट्स हैं उन सबको ज्वाइन कर दो। जैसे ये हम इस तरह से ज्वाइन करते जाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन हमको मिलेगा। उसके बाद ये पॉइंट के बाद ये पॉइंट आ गया। फिर 10 से 18 सेकेंड तक एक्सेलरेशन 0 है, ये पूरी एक लाइन टाइम एक्सिस के ऊपर चलते हुए जाएगी। मैं थोड़ा सा ऊपर बनाया ताकि दिख सके लाइन, बाकी आपको उसी के ऊपर ठीक बनाना है जैसा कि आपको बुक में दिया होगा। फिर 18 के बाद ये सीधे नीचे चली जाती है -12 पे, स्ट्रेट लाइन ये भी होगी। 18 से 20 इस तरह से हम ज्वाइन कर देंगे, और फिर 20 से ये यहाँ आके 0 हो गया। फिर यहाँ से ये एक लाइन बन गई। तो ये आपका पूरा 80 ग्राफ हमारा बन गया। आई नो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि 10th सेकेंड पे एक्सेलरेशन की वैल्यू एक बार 0 आ रही है, एक बार 4.8 आ रही है, इसी तरह से 18 सेकेंड पे देखो एक बार -12 आ रही है, और यहाँ पर 18 सेकेंड पे 0 आ रही है। 20 सेकेंड पे एक बार हमारी 0 आ रही है, एक बार -12 आ रही है। ये कहानी क्या है, तो ये आगे आएगा, आपकी बुक में इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो हम वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए इतना समझो कि ये ग्राफ इस तरह से बनेगा। वी नो दैट द एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म ओवर द पीरियड ऑफ 0 सेकेंड टू 10 सेकेंड। तो 0 सेकेंड से लेकर 10 सेकेंड तक में एक्सेलरेशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म मैंने बताया था, यूनिफॉर्म का मतलब ये एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है, बदल नहीं रही है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू बदल रही है। और हमने देखा था 0 से लेकर 10 सेकेंड तक में हर एक टाइम पे अलग अलग एक्सेलरेशन की वैल्यू हमको मिल रही थी। 2 सेकेंड पे, 4 सेकेंड पे, सब पे अलग अलग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल रही थी। तो ये कैसे कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म, जहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू पूरे उस टाइम इंटरवल में सेम नहीं है। और ये भी देखा एक्सेलरेशन क्या है, 0 है 10 सेकेंड से 18 सेकेंड तक बीच में, और कांस्टेंट भी है, यानी 0 पे ही वो है। हर पॉइंट देख लो 10 सेकेंड से 18 सेकेंड के बीच में। और -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वैल्यू मिल जाती है हमको 18 सेकेंड से 20 सेकेंड के बीच में। जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है तो ऑब्वियस सी बात है, इट इक्वल्स द एवरेज एक्सेलरेशन ओवर दैट पीरियड। ये चीज़ मैंने आपको वैल्यू से निकाल कर दिखाई थी कि जब एक्सेलरेशन आपका यूनिफॉर्म होता है, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं बदल रही होती है, तो उस केस में जो आपका एवरेज एक्सेलरेशन है और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है वो आपस में बराबर होते हैं। जो एवरेज वाला एग्जाम्पल लेके मैंने बताया था ना, 6 और 8 वाला एग्जाम्पल लेके बताया था, वहाँ से आपका एवरेज 7 आ रहा था, लेकिन हमने दोनों अगर वैल्यू सेम ले ली, 13 और 13 ले ली, तो आपका एवरेज भी 13 आ रहा था। उस केस में इंस्टेंटेनियस वैल्यू 13, इंस्टेंटेनियस वैल्यू 13, तो एवरेज भी 13। ठीक है, तो यही पॉइंट याद रखना, अगर एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा है, तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस वैल्यू एक्सेलरेशन की इक्वल होगी। सिंस वेलोसिटी इज अ क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वेलोसिटी के पास दोनों होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो जब हम बात करते हैं वेलोसिटी चेंज हो गई, तो उसमें क्या हो सकता है, या तो हो सकता है कि आइदर, यानी उनमें से मैग्नीट्यूड चेंज हो गया हो, यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो +3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की वेलोसिटी थी, वो चेंज होके +4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गई। तो ये कैसा चेंज होगा कि मैग्नीट्यूड इसका चेंज हो गया। हो सकता है मैग्नीट्यूड चेंज ना हो, डायरेक्शन चेंज हो जाए, यानी +3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था और -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो यहाँ मैग्नीट्यूड तो सेम है, 3 है, लेकिन डायरेक्शन यहाँ चेंज हो गया। या फिर बोथ ऑफ दीज फैक्टर, दोनों चेंज हो सकता है, यानी मान लो
+3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो डायरेक्शन भी चेंज हो गया प्लस से माइनस, और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया 3 से 4, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हमको देखने को यहाँ मिल रहा है। अब एक्सेलरेशन कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये स्पीड के चेंज की वजह से भी हो सकता है, यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड के चेंज की वजह से। हमने देख लिया कि जहाँ ये 3 है और ये 4 है, और ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जब डायरेक्शन चेंज होता है उसी केस में जो डिस्प्लेसमेंट है और डिस्टेंस है वो अलग होती है। अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ उस टाइम इंटरवल के अंदर तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में बराबर होंगे। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर है यानी स्पीड और वेलोसिटी बराबर होगी, यानी उनके मैग्नीट्यूड्स बराबर होंगे। तो स्पीड में क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, डायरेक्शन को हटा दें तो स्पीड के चेंज को भी हम एक्सेलरेशन कह सकते हैं। एक्सेलरेशन बेसिकली क्या है, वेलोसिटी का चेंज है। लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है उस केस में स्पीड और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड बराबर होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं अगर स्पीड चेंज हो रही है यानी बेसिकली वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से भी एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन आपके स्पीड के चेंज की वजह से हो सकता है, लेकिन तब जब डायरेक्शन चेंज ना हो रहा हो, या फिर डायरेक्शन की चेंज की वजह से हो सकता है, या फिर दोनों की वजह से हो सकता है। ये हमने तीनों केस देख लिया। अब जैसा कि हमने वेलोसिटी में देखा था ना कि वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, उसी तरह एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो हो सकता है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ है नीचे, तो ये ग्राफ हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, ये ग्राफ कैसे बना, बेसिकली यहाँ तो ऐसे घुमा के बना दिया है, बन गया। अब कैसे बना, कैसे निकला, तो वो वैल्यूज़ निकाल के हम कैसे प्लॉट करते हैं, कैसे निकलेगा, तो ज़्यादा आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। उसके लिए टाइम रिक्वायर होगा ऑब्वियसली। अगर इससे समझाने लगेंगे तो काफ़ी बड़ी वीडियो बन जाएगी, इसीलिए हम आज यहीं तक रखते हैं। अगली वीडियो में हम डिटेल में अच्छे से जो ग्राफ्स हैं XT और VT ग्राफ एक्सेलरेशन के लिए वो डिस्कस कर लेंगे। तो जो भी वीडियोज़ आपको देखनी है, पिछली वीडियोज़ देखनी है तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। आगे जो वीडियोज़ है वो भी मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आपको सबका लिंक है चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का, तो वहाँ से देख सकते हो। ना मिले तो मुझे कमेंट कर देना, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। ओके, थैंक यू।